तिलक ने कहा तो राजनीतिक भिक्षावृत्ति है। हाथ उठा के ब्रिटिश से भीख मांग रहे हैं, भीख नहीं मांगेंगे, हम आंदोलन करेंगे उनके अगेंस्ट। वायलेंस हमारी संस्कृति में भी हिंसा रही है, ऐसी नहीं है कि ये गांधी और नेहरू जैसे नेताओं के प्रभाव में पड़ा है। ऐसा मान लिया जाता है कि भारतीय संस्कृति अहिंसक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी पर्याप्त हिंसा की गुंजाइश रही। बल्कि भगत सिंह का मैं नास्तिक क्यों हूँ, व्हाई एम आई एन एथिस्ट, जब आप पढ़ेंगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। प्रचार के लिए ही तो गए थे, पर्चे ही तो फेंके थे, पब्लिक में वो प्रचार करना चाहे, लेकिन क्या हुआ, लाहौर षड्यंत्र केस उनके विरुद्ध खोलकर और उनको मृत्यु दंड दे दिया गया। एक बार पब्लिक में गए तो वापस फिर वो पब्लिक में आ नहीं पाए। तो गांधी जी के व्यक्तित्व का निर्माण में उनके फैमिली माहौल ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जितनी की शिक्षा पद्धति। आपने एक कहानी सुनी होगी कि कोई राक्षस था, उस राक्षस के प्राण तोते में था और तोता पिंजरा के किसी गुफा में वो पिंजरा लटका हुआ था। जो कोई उस तोते तक पहुंचकर उस तोते की गले को मुरेड़ देता तो राक्षस की मौत हो जाती। तो गांधी जी ने उस तोते के गले को ही पकड़ लिया था। 15 अगस्त 1947 को जो आपको आजादी मिली, उसमें आपने रॉबर्ट क्लाइव से और वारेन हेस्टिंग्स से तो आजादी प्राप्त कर ली, लेकिन विलियम बेंटिक तो आप ही की भीड़ में खड़ा मुस्कुरा रहा था। ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, तो हम अब उस प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं जो पीछे हमने आपको दिया था। क्या ब्रिटिश ने हमें आजादी की लड़ाई में लड़ना सिखाया? क्या ब्रिटिश ने हमें लड़ने की दृष्टि दी? क्या ब्रिटिश से हमने संघर्ष की प्रेरणा ली? तो मैं एक बात बताऊं कि जब आप उपनिवेशवाद की बात करते हैं तो एक बात हमें ध्यान रखना है कि उपनिवेशवाद की नाभि में उसके विघटन का बीज छिपा होता है। उपनिवेशवाद, फिर मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि उपनिवेशवाद का मतलब है कि एक देश दूसरे देश पर नियंत्रण कायम करता है और नियंत्रण कायम करके उसके संसाधनों का शोषण जब अपने हित के लिए करने लगता है तो दैट इज कॉल्ड कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद। मतलब इफ वन कंट्री इज गोइंग टू कंट्रोल द अदर and start exploiting its resources for its own benefit, that is characterized as colonialism. इसको हम उपनिवेशवाद कहते हैं। तो मुद्दा यह है कि मैंने आपको बताया कि उपनिवेशवाद की नाभि में ही उसके विघटन का बीज छिपा होता है। जैसे आपने एक राक्षस के शाप के बारे में सुना होगा कि किसी राक्षस ने को एक शाप था कि तुम्हारा मारने वाला पैदा हो गया है। उसी तरह जो हमारे मिथकों में है, उसी तरह जब उपनिवेशवाद पैदा हुआ तो उसके साथ एक भविष्यवाणी हो गई कि तुम खुद अपनी मौत अपने कारणों से मरोगे। अब इसका क्या, देखिए, दो वजह है। एक तो यह है कि अगर कोई भी कंट्री किसी कंट्री को उपनिवेश बनाता है तो उसका इकोनॉमिक शोषण करने के लिए, जब उपनिवेशवाद की परिभाषा हम देते हैं कॉलोनियलिज्म की, कि जब एक देश दूसरे देश पर नियंत्रण स्थापित करके उसकी अर्थव्यवस्था का शोषण करता है तो उपनिवेशवाद है। तो अगर वह उपनिवेशवाद है तो सवाल है कि अगर उसने उपनिवेश बनाया तो उसका शोषण करने के लिए बनाया। तो जब वो शोषण करता है तो शोषण करने से जिसको शोषण करता है उसको पीड़ा होती है और पीड़ा होती है तो विद्रोह पर खड़ा हो जाता है। तो विद्रोह पर खड़ा हो जाता है तो जाने अनजाने विद्रोह की प्रेरणा तो शोषक ने ही दे दी, क्योंकि कितना वो सहन करेगा, एक समय आएगा कि खड़ा हो जाएगा। तो एक ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि जैसे देखिए, जो मातृदेश है, मातृदेश का मतलब है जिसने उपनिवेश बनाया। तो जो मातृदेश है वह मातृदेश उपनिवेश पर जब कब्जा करता है, उसका शोषण करता है और धीरे धीरे मातृदेश, इसको मेट्रोपॉलिटन स्टेट भी आप बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन स्टेट, वो धीरे धीरे अपना नियंत्रण को बढ़ाने के लिए और ज्यादा बेहतर शोषण करने के लिए वो वहां पर कुछ संस्थागत सुधार करना शुरू कर देता है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है, मतलब इंस्टीट्यूशनल चेंज लाना शुरू कर देता है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है। जैसे वह अंग्रेजी शिक्षा को लागू कर दिया। अब
कोई जरूरी नहीं भारत में अंग्रेज ने अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया, कहीं फ्रेंच ने फ्रेंच शिक्षा को लागू कर दिया, कहीं डच ने वहाँ के डच एजुकेशन सिस्टम को लागू कर दिया। तो प्रकारांतर से उनके एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि वहाँ पर तो आप जानते हो इनलाइटेनमेंट आ चुका है, प्रबोधन आ चुका है, अमेरिकी क्रांति आ चुकी है, फ्रांस की क्रांति आ चुकी है, उसके बाद फिर यूरोपीय क्रांतियाँ आ चुकी है। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, समाजवाद, मार्क्सवाद, ये तो पश्चिम की विचारधारा में लिपटे पड़े हैं। तो जिस समय उनका एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ आता है तो फिल्टर तो कर नहीं सकते, वो सारी विचारधारा आ जाती है हमारे पास। और तब हमें समझ में आता अच्छा ये बात है, खुद आप अपने लिए आजादी और हमारे लिए गुलामी। आप तो खुद मानव अधिकार की बात करते हो, भाई मेरा अधिकार कहां गया? आप व्यक्ति के अधिकार की बात करते हो और आप हमें अपने पैरों तले कुचल रहे हो। तो हमारे वही मुट्ठी भर जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग होते हैं, उनमें पहली नवीन विचारधारा आती है जिसको आधुनिक राष्ट्रवाद कहते हैं। तो आप कहोगे भाई आधुनिक राष्ट्रवाद क्या होती है? तो देखो, कहने के लिए आप राष्ट्र के बारे में जितनी भी बातें बोलो कि राष्ट्रवाद ये है, राष्ट्रवाद वो है, सांस्कृतिक एकीकरण है, कि सबसे अहम चीज यह है कि जब किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में एक होने की भावना पैदा हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। उसको हम राष्ट्रवाद बोलते हैं, जब एक होने की भावना पैदा हो जाती है। तो ये जो मुट्ठी भर पहले जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त थे भारत में, उनमें पहले एक होने की भावना पैदा हुई। पत्र पत्रिकाएं छापने लगे, मद्रास के बुद्धिजीवी, बॉम्बे के बुद्धिजीवी, कलकत्ता के बुद्धिजीवी सब आपस में पत्राचार करने लगे, पत्रों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करने लगे। फिर ब्रिटिश ने क्या किया था कि उन्होंने सोचा था कि भारत में हम मार्केट को डेवलप करें। तो मार्केट को डेवलप करने के लिए उन्होंने क्या किया था, रेलवे को, टेलीग्राफ आदि को डेवलप कर दिया था। तो उनके माध्यम से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों की आवाजाही बढ़ी, मतलब लोगों का आना जाना बढ़ गया, फिर लोगों के बीच संचार बढ़ गया। तो इस कारण से क्या हुआ कि धीरे धीरे बुद्धिजीवियों में एक होने की भावना आई। ओके, अब देखिए, अब राष्ट्रवाद आपके आए हैं दो चरण में। पहला चरण कौन सा आया है? तो पहला चरण पहले आया है संघर्ष का पहला चरण, जो बिल्कुल ही अस्फुट है, जो बिल्कुल ही अविकसित है। जैसे मान ली कोई बच्चा है, उस बच्चे अगर आपने कैंडल लगाया और कैंडल लगाने से अगर उस बच्चे की उंगली जल गई, तो जब कैंडल से उसकी उंगली जल जाती है तो उसका सारा गुस्सा कैंडल पर उतरता है। ये भूल जाता है कि भाई कैंडल की उसमें कोई गलती नहीं, कैंडल लगाने वाले की गलती। तो जो हमारे यहाँ के कुछ ट्राइबल्स थे, जनजाति थे, किसान थे, जनसामान्य थे, तो उनका क्या हुआ कि ब्रिटिश ने जब उनका आर्थिक शोषण शुरू किया, गांव पर नियंत्रण स्थापित किया, भू राजस्व व्यवस्था बढ़ाई, अकाल की घटनाएं बढ़ने लगी, हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ, कारीगरी उद्योग का, तो लोगों का रोजगार छिन गया। तो मन में बेचैनी हुई तो विद्रोह करने लगे, और विद्रोह करने लगे तो, लेकिन उनमें एक ये भावना, एक होने की भावना नहीं थी। तो वो क्या करते थे, किसी क्षेत्र विशेष में लोग प्याली के तूफान की तरफ विद्रोह किए, फिर शांत हो गए। अब बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ उस समय, जिस समय भारतीय बुद्धिजीवी दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश राज के पक्ष में लिख रहे थे। उस समय बिरसा मुंडा ने विद्रोह किया और ब्रिटिश के विरुद्ध नारा दिया, कटोंग बाबा कटोंग साहेब कटोंग रारी कटोंग। तो ये था, इसको हम कहते हैं, चलो ये प्रोटो नेशनलिस्ट है, नेशनलिस्ट नहीं है, आद्य राष्ट्रवादी है। पहली प्रेरणा बिपिन चंद्र कहते हैं कि उपनिवेश में, चाहे वो भारत हो या कोई भी उपनिवेश है, वहां पर औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध, उसको हम कॉलोनियल गवर्नमेंट कहते हैं, जो हमारा शोषण करता है, उसके विरुद्ध जो पहला विद्रोह है और पहली प्रतिक्रिया, ये तथाकथित अशिक्षित लोगों के द्वारा ही शुरू की गई, जनसामान्य के द्वारा शुरू की गई। लेकिन उनमें एक होने और चेतना की भावना, वो राष्ट्रीय चेतना जैसी भावना, आधुनिक राष्ट्रीय चेतना जैसी भावना विकसित नहीं थी। अब दूसरा चरण में जब उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया 19वीं सेंचुरी में, जब रेलवे टेलीग्राफ का डेवलपमेंट किया, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अब लोगों में आधुनिक राष्ट्रवाद की चेतना भारत के मुट्ठी भर बुद्धिजीवियों में आने लगी। अब देखिए, ये दो धारा ऐसे करके, एक धारा चल रही है जनसामान्य की जो विद्रोह कर रहे हैं, एक धारा आधुनिक राष्ट्रवाद। लेकिन इसके बीच एक और घटना है जिसको हम अब इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिटिश इतिहास लेखन के कारण
यह घटना बहुत समय तक हाशिए पर रही। वह 1857 का महाविद्रोह, जिसे कि अब भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाता है। कारण क्या है? कि कारण यह है कि इसकी भौगोलिक प्रसार बहुत ज्यादा था। अब नए नए रिसर्च से तो पता चला है कि उत्तर भारत और मध्य भारत तक ही नहीं, महाराष्ट्र के पूना और कोल्हापुर में, मालाबार क्षेत्र में, कर्नाटक में, मद्रास में, हर जगह इसका प्रसार था। और दूसरी बात यह है कि इसमें मतलब हर वर्ग की भागीदारी हुई एक्सेप्ट मध्य वर्ग। जो उभरता हुआ मध्य वर्ग था, अभी तो बहुत संगठित भी नहीं था, जस्ट उभर रहा था, उसकी भागीदारी नहीं हुई। नहीं तो कुलीनों की भागीदारी हुई, सिपाहियों की भागीदारी हुई, किसानों की भागीदारी हुई, जनजातीय लोगों की भागीदारी हुई, यानी ट्राइबल्स की, फिर मजदूरों की भागीदारी हुई, शिल्पियों कारीगरों की भागीदारी हुई। तो देयर वाज द वाइड एक्सटेंट सोशल पार्टिसिपेशन, बहुत ज्यादा सोशल पार्टिसिपेशन इसमें देखने को मिलता है। और तीसरी बात यह है कि एक क्षेत्र की घटना और दूसरे क्षेत्र की घटना को प्रभावित कर रही थी, और एक क्षेत्र के नेता का किसी दूसरे क्षेत्र, एक क्षेत्र के नेता की अपील दूसरे क्षेत्र में पहुंच रही थी। आप एनसीईआरटी, आपकी जो पुरानी एनसीएफ 2005 के आधार पर बना हुआ, उसमें कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी में देखिएगा, वो एनसीईआरटी को, पुरानी एनसीईआरटी को आप नई एनसीईआरटी छप भी जाएगी तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पुरानी एनसीईआरटी को जरूर देखिएगा। अब तो पुरानी हो जाएगी, अभी तो यही नई है। और उसमें जो कुछ चैप्टर्स हैं, बड़े सुपर्ब चैप्टर, जैसे 1857 के महाविद्रोह पर देखेंगे, पार्टीशन ऑफ इंडिया वाले चैप्टर को तो शायद हटा दिया है या है, आई एम नॉट रिकॉलिंग, लेकिन हाँ, स्वतंत्रता के उपरांत जो भारत है उसके चैप्टर को थोड़ा टेम्परिंग कर दी गई है, को हमने देखा। लेकिन पार्टीशन ऑफ इंडिया वाले चैप्टर को शायद हटा दिया गया है, सो फार एज आई रिकॉल। तो ये चीज है। अब उसमें 1857 के महाविद्रोह का चैप्टर होगा, उसमें आप देखिएगा कि एक केस स्टडी में दिया हुआ है कि मथुरा में कोई पंडित मथुरा के थे जो अलीगढ़ पूजा कराने जाने वाले थे। तो कोई सिपाही उसको मिला, कहा कि सुनो, सुनिए सुनिए सुनिए, पंडित जी अभी आप बाहर मत जाइए, एक बहुत बड़ा बलवा होने वाला है। तो इसका मतलब है कुछ प्लानिंग तो चल रही थी। तो इसको कम से कम भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन तो कहिए। इस बात को तो अब रह गई कि मध्य वर्ग की भागीदारी नहीं थी, ये नहीं थी, ये सब तो बेकार की बातें हैं। अब ये मैं आपको बताता हूं कि जितना वाइड एक्सटेंट इसकी भागीदारी रही, अब दुनिया के सारे क्रांतियों को लीजिए, अब फ्रांस की क्रांति और अमेरिकी क्रांति दोनों में आप सामाजिक भागीदारी को बढ़ाइए तो 1857 का महाविद्रोह उसको ओवरशैडो कर देगा, क्योंकि इतनी ज्यादा इसमें भागीदारी थी। और मैं आपको बताऊं कि एसएन सेन ने उसी समय 1957 में ही जो लिखा था उन्होंने, 1857, तो उसी में उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, रह गई सभी लोगों की भागीदारी की बात, तो वो तो ना तो अमेरिकी क्रांति में हुई थी, ना फ्रांस की क्रांति में हुई थी। तो स्वतंत्रता आंदोलन की शब्द को तो कहीं ना कहीं उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ा, एसएन सेन जैसे हिस्टोरियन को भी 1957 में। और आज तो फॉरेन स्कॉलर भी इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन मान रहे। खैर चलिए, अब जब आप आधुनिक राष्ट्रवाद पर आएंगे तो आपको एक चैप्टर मिलेगा 19वीं सदी का समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन। अब देखिए, है राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति अभी, क्योंकि हमारे भारतीय बुद्धिजीवियों के मन में जब उन्होंने पश्चिमी विचारकों को पढ़ा, तो पश्चिमी विचारकों को पढ़ने के बाद उनके मन में उद्वेलन आने लगा। उनको दो चीजें स्पष्ट हो गई। एक तो ये जो यूरोपियंस हैं या ब्रिटिश हैं, उनमें कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी ये है कि दोहरापन है, नीति में मतलब दोहरापन है। एक तरफ वो अपने यहां बात कुछ और करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, संविधानवाद की, अपने यहां बात करते हैं वो मानवाधिकार की, व्यक्ति के अधिकारों की, स्वतंत्रता की, समानता की, और हमारे यहां वो सब उसके उलट व्यवहार करते हैं। दूसरा, उनको यह आया कि जब तक हमारा समाज इन कुरीतियों से नहीं निकलेगा और हमारा भारत धार्मिक आडंबर के प्रभाव से मुक्त नहीं होगा, जाति व्यवस्था कमजोर नहीं होगी, महिलाओं को अधिकार नहीं मिलेगा, हम आधुनिक राष्ट्र नहीं बन पाएंगे। तो एक्चुअली जिसको आप समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन कहते हो, वो राष्ट्रवाद की चिंता से शुरू हुआ था, वो धर्म सुधार नहीं था।
वो राज सुधार था। तो इसलिए एक क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा था कि 19वीं सदी का समाज और धर्म सुधार आंदोलन अपने बाह्य स्वरूप में धार्मिक लेकिन अपनी मूल उत्प्रेरणा में राष्ट्रीय था। टिप्पणी कीजिए। बहुत पहले शॉर्ट नोट में पूछा था। तो खैर एनीवे ये हुआ। अब क्या है कि अब हमारे यहां आ गई धाराएं, तब शुरू हो गया संवैधानिक मूवमेंट, संगठन बनने लगे, मध्यवर्गीय संगठन बनने लगे, मध्य वर्ग एक्टिव हो गया, पत्र पत्रिकाओं से ब्रिटिश को क्रिटिसाइज करने लगे, ब्रिटिश नीति को। और फिर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये प्रतिरोध का एक नया रूप लेकर, आधुनिक राजनीति लेकर, मॉडर्न पॉलिटिक्स लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस आया, जो एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन अब देखिए, अब आपको कई धाराएं मिलेगी। एक धारा है संविधानवादी। तो सबसे पहले जो उदारवादी आए, उनको उदारवादी कहा गया। क्यों? क्योंकि उनका मांग बड़ी सीधी सादी सी थी कि देखिए, आप पश्चिम के लिए संविधानवाद की बात करते हैं तो वो संविधानवाद आप हम तक भी पहुंचाइए। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा कि एक तरफ आप पश्चिम में बोलते हो संविधानवाद और हमारे यहां कुछ और बोलते हो। तो अगर आप खुद संविधानवाद के रक्षक हो तो हमारे संविधान का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने मोटे तौर पर संवैधानिक मांगे उठाई कि हमें ज्यादा प्रतिनिधित्व दीजिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट स्थापित करिए इंडिया में, आप हमें हमारे जो विधान मंडल है उसकी शक्ति को बढ़ाइए, आपके जो मुट्ठी भर जो ब्रिटिश अधिकारी इंडियन एंग्लो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है वो भारत का शोषण कर रहे हैं, उस शोषण पर लगाम लगाइए, और हमें आपके शासन से आपत्ति नहीं है, आपसे हमें बहुत फायदा होगा अगर थोड़ा नुकसान आप हमारा बंद कर दीजिए। तो इस चरण का की आलोचना भी होती है कि भाई आपने तो बड़ा अजीब से सा काम किया। दादा भाई नौरोजी वो कहते हैं कि आप यकीनन आपके अधिकारी हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था का दोहन कर रहे हैं, धन की निकासी हो रही है, गृह व्यय के रूप में, होम चार्जेज के रूप में हर वर्ष आप इतनी रकम लूट कर ले जा रहे हैं। लेकिन हाँ, हम आपके शासन के खिलाफ नहीं है, आपका शासन हमारे लिए बढ़िया है और हम आपसे अपना संबंध नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि आपके साथ रहकर हमारा विकास होना है। इसलिए आप सुधार कीजिए, आप जाइए मत, आप सुधार कीजिए। आपसे हमारा संबंध हमें नहीं तोड़ना, बस हम चाहते हैं कि आप अपने मॉडल में सुधार करिए। यही इनकी मांग थी। धीरे धीरे जब नए जनरेशन के नेता थे उनको प्रतिक्रिया होने लगी कि यार ये तो बड़ी अजीब बात है, ये तो मतलब एकदम ब्रिटिश के पिछलग्गू वाली बात बोल रहे। तो धीरे धीरे तथाकथित जो उग्रवादी नेतृत्व है उभरने लगा। तिलक ने इसकी आलोचना की, लाला लाजपत राय ने, अरविंदो घोष ने, बिपिन चंद्र पाल ने, ऐसे नेताओं का उद्भव हुआ। तिलक ने कहा तो राजनीतिक भिक्षावृत्ति है, व्हाट आर यू डूइंग, दैट इज पॉलिटिकल मेंडिकेंसी। ये तो पॉलिटिकल मेंडिकेंसी है। आप हाथ उठा के ब्रिटिश से भीख मांग रहे हैं। भीख नहीं मांगेंगे, हम आंदोलन करेंगे उनके अगेंस्ट में। तो उदारवादी उग्रवादियों से बहुत ज्यादा मतलब उनसे सहमति नहीं रखते थे। तो उदारवादियों ने बहुत चाहा कि हम अब किसी तरह से मूवमेंट पर नियंत्रण बना के रखें। उग्रवादियों ने उनको हाईजैक कर ही लिया। अंत में उनको दबाव में आके 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस को स्वराज्य या स्वशासन का लक्ष्य अपनाना पड़ा। अब देखिए स्वराज्य क्या है? स्वराज्य में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। हमारे यहां एक देसी सरकार का गठन, देयर शुड बी एन इंडिजिनस गवर्नमेंट, और प्रतिरक्षा विदेश आप रखिए, लेकिन हमें देशी सरकार का गठन चाहिए हो। तो ये जो उग्रवादी थे ये भारतीय संस्कृति की बात तो करते थे, लेकिन कहीं न कहीं इनके प्रतिरोध में भी कुछ न कुछ एक आक्रोश था। और अरविंद घोष जैसे कुछ नेता थे, वो उनका पैर दो दुनिया में था। एक दुनिया ये थी, दूसरी दुनिया क्रांतिकारी की थी। क्रांतिकारी का मतलब है कि देखिए ऐसा है कि ब्रिटिश वैसे नहीं मानेंगे, बम पिस्तौल से उनका सामना करना पड़ेगा, गुप्त संगठन बनाना पड़ेगा, युवाओं में क्रांतिकारी भावना उभरकानी पड़ेगी। जो अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारी हैं, जो शोषक हैं, जो क्रूर अधिकारी हैं, उनको निशाना बनाना पड़ेगा।
फंड के लिए स्वदेशी डकैती करनी पड़ेगी और गुप्त संगठन के रूप में काम करते हुए ब्रिटिश के लिए यहाँ रहना दूभर कर देना होगा। ये इसको कहते हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। पहले कहा गया था आतंकवाद, लेकिन बाद में जो आतंकवाद का चेहरा उभर कर आया उनके लिए सम्मानजनक शब्द का प्रयोग नहीं था। तो हिस्टोरियंस ने इस बात को समझ लिया कि अब इस शब्द को बदल देना है और इसका नाम दे देना है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। तो इसको क्रांतिकारी राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, पहला आंदोलन उग्रवादियों ने चलाया, जो ब्रिटिश के विरुद्ध पहला आंदोलन था जिसके बारे में उदारवादी सोच नहीं सकते थे। उदारवादियों को उग्रवादियों की राजनीति से इतनी मितली आई कि अंत में वो कांग्रेस में विभाजन हो गया, जिसको आप सूरत में विभाजन कहते हैं, और फिर उग्रवादी उदारवादी अलग हो गए। ब्रिटिश ने इसका फायदा उठाकर उग्रवादी नेताओं को, उग्रवादी जो राजनीति है और स्वदेशी मूवमेंट है उसका भी डिक्लाइन हो गया और ब्रिटिश ने उसे कुचल दिया। हो गई बात, उग्रवाद का अंत हो गया, उग्रवादी राजनीति का अंत हो गया। लेकिन युवा क्रांतिकारियों ने उसी समय शपथ ली कि हम ब्रिटिश का विरोध जारी रखेंगे। बहुत गुप्त संगठन 20वीं सदी के आरंभ से ही, हालांकि देखिए प्रक्रिया तो शुरू हुई थी पहली बार, जिसको कहते हैं आधुनिक प्रकार के पहला क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की घटना, वो घटना हुई थी जब प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड की हत्या की थी, जब चापेकर बंधु ने। उसके बाद फिर बॉम्बे में यानी बीडी सावरकर, गणेश सावरकर, वो सब सक्रिय हुए। जैसे बंगाल में बारिंद्र कुमार घोष, प्रमथ मित्र, पुलिंद दास, तो ये सब काफी सक्रिय थे। अरविंद घोष भी पीछे पीछे सह दे रहे थे, लेकिन अरविंद घोष डायरेक्ट उस संगठन के मेंबर नहीं थे, तो वो उग्रवादी नेता थे बेसिकली। तो इस तरह से आप देखते हो कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद भी आगे बढ़ता रहा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के साथ एक व्यवस्था यह थी कि पब्लिक में तो आ नहीं सकते थे क्रांतिकारी। आगे चलकर जब इसकी दूसरी धारा 1920 के दशक में आई, तो हालांकि सचिन सान्याल वगैरह तो पहले ही सक्रिय थे, रास बिहारी बोस, ये सब तो 1910 के दशक में ही सक्रिय थे। इसमें से बहुत सारे लोग बहुत यातना सह के काले पानी की सजा भोगने के लिए वो चले गए अंडमान निकोबार। कभी मैं इनके दर्द की कहानी आपको बताऊंगा, वास्तव में आंखों में आंसू आ जाएंगे आपको कि जितना सैक्रिफाइस इन्होंने किया है। फिर दूसरा दौर जब चला 1920 के दशक में, तो चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी को में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का आगमन हुआ। सचिन सान्याल भी शुरू में एक्टिव हो गए, लेकिन सचिन सान्याल का बहुत जल्दी काकोरी ट्रेन डकैती के बाद वो अरेस्ट हुए, उसके बाद उनका डेथ ही हो गया। तो फिर चंद्रशेखर आजाद ने HRA जैसे संगठन को आगे बढ़ाया और बाद में HSRA संगठन से भगत सिंह भी जुड़े और क्रांतिकारियों की धारा चलती रही। और क्रांतिकारियों ने अभूतपूर्व बलिदान का उदाहरण दिया। बिपिन चंद्र कहते हैं अभूतपूर्व बलिदान का उदाहरण देकर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने की कोशिश की। लेकिन मैं स्टूडेंट्स, अब समय आ गया है कि मैं थोड़ा सा गांधी को पटल पर लाऊं। देखिए, पहली बात तो मैंने आपको कह दिया कि यू आर द जज, आपको जजमेंट लेना है। हम जजमेंट करके नहीं देंगे, क्योंकि आपको ऐसा न लगे कि हम गांधी पक्षधर बातें कर रहे हैं। हम 2-3 चीजें आपके संज्ञान में केवल रखना चाहेंगे, डिसीजन आपको लेना है। मतलब यह है कि जो संविधानवादी राजनीति थी, चलिए कितने तरह की धाराएं आई राष्ट्रीय आंदोलन में, जिसको हम आधुनिक राष्ट्रवाद कहते हैं। पहली धारा आई संविधानवादी राजनीति की, जो उदारवादियों ने चलाया। दूसरी धारा आई उग्रवादियों की, जो भारतीय संस्कृति और अतीत की बात तो करते थे परंतु अधिक समय तक नहीं टिक सके और ना वो ग्रामीण क्षेत्र में जा सके, वो भी अर्बन बेस्ड ही उनका मूवमेंट रह गया। फिर क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, वो महान स्वतंत्रता सेनानी हैं, स्वर्णाक्षरों में उनका नाम लिखा जाना चाहिए, लेकिन उनकी सीमा यह थी कि वो पब्लिक में नहीं आ सकते थे, गुप्त संगठन के रूप में काम करते थे। और ये जितनी भी धाराएं थी उन सब का प्रभाव कहीं ना कहीं पश्चिम से था। आप अगर देखेंगे तो उदारवादी राजनीति तो पश्चिम की उपज ही थी, उग्रवादी राजनीति भी पश्चिम के प्रभाव से नहीं बच पाए थे। और जहां तक क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का सवाल है, तो हालांकि उग्रवादी बहुत हद तक देशी भी थे,
क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का सवाल है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि प्रेरणा पश्चिम से ही मिली। ये प्रेरणा हमारी भागवत गीता में भी है कि अन्याय का प्रतिकार करने का हमारा अधिकार है, महाभारत में भी है, हमारी संस्कृति में भी है। उपिंदर सिंह ने एक बुक भी लिख दी है इस पर, पॉलिटिकल वायलेंस इन एंशिएंट इंडिया। तो वो मानकर चलती है कि भाई वायलेंस हमारी संस्कृति में भी हिंसा रही है। ऐसी नहीं है कि ये गांधी और नेहरू जैसे नेताओं के प्रभाव में पड़ा है। ऐसा मान लिया जाता है कि भारतीय संस्कृति अहिंसक है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी पर्याप्त हिंसा की गुंजाइश रही। तो चलिए वो बात है, लेकिन इस पर बाहरी तत्वों का भी प्रभाव है, विचारधारा का प्रभाव है, पद्धति का प्रभाव है। जैसे हमारे क्रांतिकारी जब विदेश में गए तो आयरिश विद्रोही से प्रभावित हुए, रूस के निहिलिस्ट क्रांतिकारियों से प्रभावित हुई, कम्युनिस्टों से प्रभावित हुई। तो ये सब प्रभाव तो उनके ऊपर है। और प्लस जब मार्क्सवाद आया तो अब देखिए, अब मैं सामने एक पटल पर लाना चाहूंगा भगत सिंह को। भगत सिंह का व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो क्रांतिकारी थे। भगत सिंह एक महान बुद्धिजीवी भी थे, और 23 वर्ष की उम्र में जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, और जो जितना वो वोरेसस रीडर थे, जितना स्टूडियस थे, और जितना ज्यादा उन्होंने अध्ययन किया था अपने लाइफ में, वो अनुकरणीय था। उन पर मार्क्सवाद का प्रभाव था। अंतिम क्षण तक वो लेनिन को पढ़ते हुए तब वो फांसी के गैलॉप पर गए। लेकिन हम आपसे यह बताना चाहेंगे, बल्कि भगत सिंह का मैं नास्तिक क्यों हूं, व्हाई एम आई एन एथिस्ट, जब आप पढ़ेंगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। इतनी पतली सी बुक है, हिंदी माध्यम में भी आपको मिल जाएगी, इंग्लिश मीडियम में भी आपको मिलेगी। आपका जो भी मीडियम है आप उसको चुनकर बाजार से खरीद सकते हैं। बस उसमें 3-4 आर्टिकल है। और मैं नास्तिक हूं तो केवल 5-6 पेज में है। एक पिता के नाम भगत सिंह ने एक पत्र लिखा है, तो वो पतली सी बुक से आपको भगत सिंह को समझने का बहुत अवसर मिलेगा। तो मैं एक रात में जब पढ़ रहा था मैं नास्तिक क्यों हूं, तो मैं भगत सिंह के ज्ञान से और उसके धर्मनिरपेक्षता के ज्ञान से इतना अभिभूत हुआ कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। और रात में मैं सो नहीं सका यह सोचकर कि भगत सिंह इतने महान चिंतक थे। लेकिन एक नेता के रूप में आप कहिए तो भगत सिंह पब्लिक में नहीं जा सकते थे, क्योंकि पब्लिक में एक बार गए, देखिए प्रचार के लिए तो गए थे जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका था। I proclaim the trade dispute bill passed. आठ अप्रैल 1929 को जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में, केंद्रीय विधानमंडल में, जब वहां पर ट्रेड यूनियन को दबाने के लिए बिल लाया जा रहा था, प्रचार के लिए ही तो गए थे, पर्चे ही तो फेंके थे, पब्लिक में वो प्रचार करना चाहे। लेकिन क्या हुआ, लाहौर षड्यंत्र केस उनके विरुद्ध खोलकर और उनको मृत्यु दंड दे दिया गया। एक बार पब्लिक में गए तो वापस फिर वो पब्लिक में आ नहीं पाए। अब देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गांधी जी का मैं 2-3 कारणों से मैं मानता हूं कि गांधी जी यूनिक है। हमारा नया जनरेशन उनको समझे। देखिए 2-3 पहलू पर मैं बात करना चाहूंगा। पहली बात, गांधी जी को भी कहूंगा कि पश्चिमी शिक्षा की उपज थी, ऐसा नहीं था। हालांकि बचपन में जब वो राजकोट में थे या उससे पहले पोरबंदर में थे, 7 वर्ष की उम्र में उनका फैमिली राजकोट शिफ्ट किया, तो वहां पर गांधी जी ने मतलब अंग्रेजी शिक्षा पाई, और उसमें तो वही शिक्षा चलती थी, और फिर अपना गुजराती भी शिक्षा पाई। लेकिन उनके घर में उनकी शिक्षा मिली उनकी माता पुतलीबाई से और उनके पिता से, जिनमें धर्मनिरपेक्षता का तत्व था। तो गांधी जी के व्यक्तित्व का निर्माण में उनके फैमिली माहौल ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जितनी की शिक्षा पद्धति ने। बाद में लंदन बैरिस्ट्री पढ़ने गए तो लंदन की संस्कृति को भी निकट से देखा, और वहां से आकर जब साउथ अफ्रीका लॉयर के रूप में गए तो वहां पर कॉलोनियल शोषण देखा, उनके मन में प्रतिक्रिया हुई। तो पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका में मूवमेंट चलाया, फिर लौट के हिंदुस्तान आए। इसकी तो अपनी एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं 2-3 बातों पर केवल आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा कि पश्चिमी शिक्षा की उपज होने के बावजूद भी उनके दिल में देसीपन बहुत ज्यादा आ गया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि भारतीय राजनीति को समझने की उनकी दृष्टि कहां से आई, क्योंकि देखिए वो थे चिंतक।
अगर आप गांधी जी की सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा को लेंगे तो उनको आप रखेंगे लियो टॉल्स्टॉय, इमर्सन, जॉन रस्किन, ऐसे स्कॉलर्स की कोटि में आप रखेंगे। वो बेसिकली उनके विचार जो थे वो संत के करीब थे, हालांकि अचानक नहीं संत हुए, धीरे धीरे। लेकिन आप सोच कर जरा देखिए, अगर जॉन रस्किन, इमर्सन और लियो टॉल्स्टॉय पॉलिटिक्स में आ गए होते तो क्या होता। लेकिन ये एक चिंतक होते हुए आए पॉलिटिक्स में, पहली बात तो यही थी। अब दूसरी बात है कि उन्होंने भारतीयता के मर्म को समझ लिया और भारतीय राजनीति, राष्ट्रीय आंदोलन की नब्ज को पकड़ लिया। हिंदुस्तान में आते ही जब चारों तरफ उन्होंने अपने नेताओं को देखा और जब बनारस विश्वविद्यालय के उद्घाटन में गए, मदन मोहन मालवीय ने उनको इनवाइट किए थे, तो मदन मोहन मालवीय के इनविटेशन पर गए। तो वहां पर जब गए तो उन्होंने, सारे नेता बैठे हुए थे, सूट नेक टाइप पहने हुए, सब सूटेड बूटेड उदारवादी नेता लोग थे। तिलक वगैरह तो उसमें हमने जेल से आ गए थे, तिलक 1914 में, गांधी जी 1915 में हिंदुस्तान आए। तो सारे नेता बैठे हुए थे। तो गांधी जी ने कहा कि जब तक हम 7 लाख देहातों को, गांवों को जब तक हम कांग्रेस के आंदोलन से नहीं जोड़ देते, तब तक इस आंदोलन का कोई मतलब नहीं। ये बात उन लोगों को बड़ी अपील की। कहा कि भाई ये तो बड़ी सटीक बात है। इन सटीक तो सभी मानते थे, लेकिन पब्लिक में जाना कोई साधारण चीज नहीं। पब्लिक में जाने के लिए आपको अपनी कुलीनता त्यागनी पड़ेगी। आपको अपना सूट नेकटाई खोल के आपको पब्लिक का ड्रेस पहनना होगा, पब्लिक का विश्वास जीतना पड़ेगा। आपको किसी गरीब के घर में सोना पड़ेगा, गरीब के घर में खाना पड़ेगा, आपको अपना जीवन में सादगी लानी पड़ेगी। ये कुर्बानी देना अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। तो मैं 2 चीजों का लोहा गांधी जी को मानता हूं जो गांधी जी ने किया है। एक है कि चलिए, मैंने उपनिवेशवाद का पिछला लेक्चर दिया था, आपको याद होगा, तो मैंने 3 तरह का उपनिवेशवाद आपको बताया था। मैंने 3 तरह का औपनिवेशीकरण बताया। राजनीतिक, तो राजनीतिक तो खैर हो ही नहीं सकता, आर्थिक के कारण ही होता है, आर्थिक, और तीसरा है सांस्कृतिक। तो सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले जितनी भी धाराएं आई थी वो सभी राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करती थी और आर्थिक स्वतंत्रता की बात करती थी। मैंने पहले तो राजनीतिक स्वतंत्रता की बात की, 1920 के दशक में आके आर्थिक स्वतंत्रता की बात करने लगे, सामाजिक स्वतंत्रता की बात करने लगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक स्वतंत्रता की बात करते थे, मार्क्सवादी वामपंथी आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते थे। तो स्वतंत्रता की परिभाषा का राजनीतिक स्वतंत्रता से आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता तक उन्होंने ला दिया था। लेकिन इस पहलू पर किसी का ध्यान नहीं था कि जब तक सांस्कृतिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक भारत को आजादी नहीं मिलेगी। भारत की आजादी के लिए हमें सांस्कृतिक स्वतंत्रता लेनी पड़ेगी। यहां पर आके मामला फंस गया। इस बात को गांधी जी ने समझ लिया। गांधी जी ने समझ लिया कि देखिए, ब्रिटिश के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। ब्रिटिश या भारत में उसने, ब्रिटिश ने सबसे बड़ा जो काम किया है, जिसको कोई नहीं समझ पा रहा है, उसने जन सामान्य भारतीयों के मन में बैठा दिया है कि हम आपके भलाई के लिए, हम आपके माई बाप हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो नेतागण हैं, जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में संघर्ष करते हैं, उनको कहीं ना कहीं पढ़ा दिया है कि हमारा मॉडल ही आप, हमारा मॉडल श्रेष्ठ है। तो अब देखिए इसमें दिक्कत क्या है। चाहे वो उदारवादी नेता हो, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, वो ब्रिटिश संवैधानिक मॉडल को लेकर चल रहे हैं, उसको श्रेष्ठ मान रहे हैं अपने मन में, और भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी हैं जो कहीं ना कहीं मार्क्सवादी मॉडल को लेकर चल रहे हैं, लेकिन है तो सभी पश्चिमी मॉडल के ही प्रभाव में। गांधी जी ने अपने हिंद स्वराज में लिखा कि हम ब्रिटिश शासन के नहीं, हम ब्रिटिश के पैरों तले नहीं, ब्रिटिश संस्कृति के, यानी पाश्चात्य संस्कृति के पैरों तले रौंदे जा रहे हैं। और ब्रिटिश को कहा कि देखिए, हम आपका कपड़ा नहीं खरीदेंगे, आपके स्कूल शिक्षण संस्थानों में नहीं जाएंगे।
हम आपके न्यायालय में नहीं जाएंगे, हम अपना ग्राम पंचायत बनाएंगे, हम अपनी सूत की कताई खुद करके कपड़े बनाएंगे, हम अपनी आपकी न्यायपालिका में नहीं जाएंगे, हम अपना पंचायत व्यवस्था डेवलप करेंगे, हम अपने लघु और कुटीर उद्योग चलाएंगे, हमें आपके बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं चाहिए। और आपको हिंदुस्तान में रहना है तो रहिए, हमको आपसे कोई घृणा नहीं है, आपसे कोई शिकायत नहीं है, हमें आपके इस मूल्य से शिकायत है। अब बताइए, अगर इतना सब कुछ आप कर देंगे तो ब्रिटिश क्यों रहेंगे? इसी पर किसी क्रिटिक ने वास्तव में बहुत सही कहा है कि बाकी जो नेतृत्व है उसने उपनिवेशवाद पर चोट की और गांधी जी ने उपनिवेशवाद की जड़ पर ही चोट कर दी। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी कि कोई राक्षस था, उस राक्षस के प्राण तोते में था और तोता पिंजरा के किसी गुफा में वो पिंजरा लटका हुआ था। जो कोई उस तोते तक पहुंचकर उस तोते की गले को मुरेड़ देता तो राक्षस की मौत हो जाती। तो गांधी जी ने उस तोते के गले को ही पकड़ लिया था। ये अपने आप में बहुत अहम चीज है, ये मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूंगा। आप एग्री हो ना हो ये बात की चीज है, मैं आप सबसे ओपिनियन भी लूंगा और आप बाध्य नहीं है हमारे साथ एग्री करने के लिए, लेकिन हाँ, हम आपके संज्ञान में देना चाहूंगा, हम एक लॉयर के रूप में और एक जज के रूप में फैसला लेंगे। तो ये पहलू हमें लगता है जो यूनिक गांधी जी को बनाता है। अब देखिए, साधारण नमक, अब गांधी जी ने क्या किया? अब दूसरा जो गांधी जी का कंट्रीब्यूशन है, पहला तो मैंने बता दिया कि उन्होंने जैसे 15 आखिर क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को जो आपको आजादी मिली, उसमें आपने रॉबर्ट क्लाइव से और वारेन हेस्टिंग्स से तो आजादी प्राप्त कर ली, लेकिन विलियम बेंटिक तो आप ही की भीड़ में खड़ा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि आपकी सोच का जो उसने औपनिवेशीकरण किया, जो आज भी आपके सामाजिक विज्ञान पर छाया हुआ है, उससे आपको मुक्ति कहां मिली? वो मुक्ति की बात तो गांधी जी सोच रहे थे, लेकिन गांधी जी की गांधी जी का जो भी महानता रही 1947 तक रही, 1948 में उनकी डेथ के बाद या उनके बाद उनकी मूर्ति पर जरूर माले चढ़ाए गए, गांधी जयंती जरूर मनाई गई, लेकिन गांधी जी के विचारों को ना तो संविधान में अपनाया गया, ना हमारी आर्थिक नीति में कहीं अपनाई गई। तो गांधी जी का तभी तक वो हावी रहे जब तक वो जिंदा रहे और भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली थी। तो आज भी हम देखिए, हमारी सोच गुलाम है, हम उस गुलामी से आजाद नहीं हुए। ये बात गांधी जी ने संज्ञान में लाया, जो दुनिया में किसी चिंतक ने, किसी राजनीतिक नेता ने नहीं सोचा था, जो गांधी जी ने सोचा। दूसरा, उन्होंने सोचा कि भाई देखो, हमको पब्लिक को हम कैसे जोड़ें, क्योंकि जब तक हम पब्लिक को नहीं जोड़ेंगे ब्रिटिश डरेंगे नहीं। और राष्ट्र, ये जो मुट्ठी भर जो शहर में बैठे हुए जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त है, वो अपने आप को राष्ट्र राष्ट्र बोल रहे हैं, लेकिन राष्ट्र तो गांव में है। तो उन्होंने क्या किया कि रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम चलाया और सोचा कि देखो, गांव तक हम जाएंगे तो ब्रिटिश गांव तक नहीं जाने देंगे, क्योंकि ब्रिटिश समझ रहे हैं इस बात को कि अगर गांव तक कोई पहुंच गया तो फिर हमारा शासन का अंत निश्चित है। दूसरी बात है कि ब्रिटिश को मुख्य फायदा गांव से हो रहा था। ब्रिटिश शासन का अर्थ ही था, ब्रिटिश नियंत्रण का अर्थ था ब्रिटिश का गांव पर नियंत्रण। तो अब गांव में कोई भी जाते तो ब्रिटिश उस पर, तो अब गांव में आप अगर क्रांतिकारी रास्ते से नहीं जा सकते थे, आप संविधानवादी हैं, तो गांव में जाना आप गवारा ही नहीं समझते। तो आप किसी भी दूसरे माध्यम से अगर गांव में जाते तो ब्रिटिश आपके मूवमेंट को कुचल देता। तो गांधी ने नारा दिया सत्याग्रह और अहिंसा। तो सत्याग्रह और अहिंसा से दो फायदे हो गए। एक फायदा यह हो गया कि ब्रिटिश, एक सीमा के बाद ब्रिटिश का जो दंड शक्ति है उस पर मुहर लग गई, हाथ बंध गया। एक निहत्थी भीड़ पर ब्रिटिश कब तक लाठी चला सकती थी, दुनिया में उसकी भद पिट जाती। और दूसरा, अहिंसा सत्याग्रह का फायदा यह हुआ कि कॉमन पीपल बहुत हीरोइक स्पिरिट में विश्वास नहीं करते हैं। कॉमन पीपल भगत सिंह की पूजा तो जरूर करेंगे, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे हमारे घर में कोई भगत सिंह पैदा हो। उसको लगता है कोई भगत सिंह बने, दूसरे का बेटा भगत सिंह बने, देश को आजादी दिलवा दे, लेकिन हमारा बेटा भगत सिंह ना बने। एक स्वाभाविक मानव कमजोरी। तो इसलिए भगत सिंह आदर्श हो सकते थे, लेकिन भगत सिंह के रास्ते पर वो नहीं जा सकते थे। तो गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा चलाया। इसका अंदर मिनिमम रिस्क है। मासेस आप आइए मूवमेंट में, महिलाएं आप आइए, मिनिमम रिस्क है इसमें।
ब्रिटिश आप पर इसलिए लाठी नहीं चलाएंगे कि आप हिंसा नहीं कर रहे। तो मास को उन्होंने मूवमेंट से जोड़ा, उसमें सत्याग्रह और अहिंसा का बहुत बड़ा रोल था। और मास से हम ये नहीं कहते गांधी जी नहीं होते तो कोई और जोड़ सकता था, लेकिन कौन? हम जितने कॉन्टेम्पररी लीडर्स का नजर घुमाइए, बीडी सावरकर को गांधी जी के विरोध में खड़ा किया जाता है। क्या सावरकर जी की सोच यहां तक जाती थी? क्या और तो और छोड़िए, नेहरू जी की सोच भी जो लंदन से पढ़ के आए थे, या आप कहिए तो क्रांतिकारी तो जा भी विचारे नहीं सकते थे। उग्रवादी में तिलक वगैरह का तो मौका मिला था, कहां गए गांव में? तो मतलब यह हुआ कि गांव में जाने वाला वो लीडर कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो आज एक आइकॉनिक फिगर हो चुके हैं। लेकिन क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांव में गए? उस समय जो तथाकथित जो अनुसूचित जाति जिसको आप बोलते हैं, जिनको तब दलित वर्ग कहा जाता था, उन पर गांधी जी का डॉक्टर अंबेडकर से कहीं ज्यादा प्रभाव रहा, क्योंकि गांधी जी गांव में गए लाठी टेकते हुए, हर जन उद्धार। तो सबसे बड़ी बात है कि लाखों गांवों को जो गांधी जी ने मूवमेंट से जोड़ दिया। हालांकि इसका फायदा बाद में कांग्रेस ने पॉलिटिक्स में उठाया और इलेक्शन में उठाया, ये दूसरी बात है। गांधी जी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कांग्रेस को भंग भी करना। लेकिन मतलब ये आजादी के बाद, तो मतलब ये जो आप देख रहे हो, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और इसका एक दूरवर्ती लाभ आपको मिला। दूरवर्ती लाभ आपको यह मिला कि जब भारत आपने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, तब तक गांव गांव तक आजादी का संदेश पहुंच चुका था। नहीं तो अगर मुट्ठी भर शहर ही केवल राष्ट्र होता और गांव के लोग इसे बिल्कुल अनभिज्ञ होते आधुनिक राजनीति से, तो ब्रिटिश को आप हथियारों के बल पर खदेड़ भी देते, तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना लोगों तक कौन पहुंचाता? और तब आप डेमोक्रेसी जो 16% आपकी, मात्र 16% आपकी आबादी थी, सॉरी 16% आपकी आबादी के साक्षर थे। आपका लिटरेसी रेट या साक्षरता दर मात्र 16% थी। 32 वर्ष जीवन प्रत्याशा थी। और इंडिया खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था, लेकिन फिर भी इंडिया ने डेमोक्रेसी को अफोर्ड किया। हाउ वाज इट पॉसिबल? ये कैसे संभव था? तो यहां मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूंगा कि यहीं पर हमको लगता है कि गांधी जी अपरिहार्य थे। क्योंकि हमें कॉन्टेम्पररी कोई आता, हम ये नहीं कहते गांधी जी नहीं होते तो ऐसा नहीं होता, कोई और पैदा होता, लेकिन जब होता तो होता। लेकिन गांधी जी में तो दो कंट्रीब्यूशन हमें दिख रहा है, तो हम कैसे उनकी महानता को अस्वीकार कर दे? आपके कोर्ट में मैं बॉल को रखता हूं, आप इसका निर्णय लेंगे। तो ये हुआ हमारा संघर्ष। अब संघर्ष के साथ है आजादी, जो भी इंटरेस्टिंग है। तो भाई संघर्ष तो सबने किया, आजादी का निर्णय ब्रिटिश के बारे में कहा जाता है कि आफ्टर लूजिंग अमेरिका, इंडिया बिकेम द मोस्ट प्रेशियस ज्वेल इन द ब्रिटिश क्राउन। तो मोस्ट प्रेशियस ज्वेल इन ब्रिटिश क्राउन मतलब कि अमेरिका को निकलने के बाद भारत ब्रिटिश मुकुट का सबसे कीमती आभूषण था। तो यह कीमती आभूषण को ब्रिटेन ने छोड़ा कैसे? वही चर्चिल ने 1945 में स्टेटमेंट दिया, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। उसने कहा कि आई हैव नॉट बीन द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटिश क्राउन टू प्रिजाइड ओवर द लिक्विडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। मैं ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन की अध्यक्षता करने के लिए मैं ब्रिटिश कैबिनेट का प्रथम मंत्री नहीं बना हूं। और वही ब्रिटिश ने अंत में भारत को छोड़ा कैसे? आजादी कैसे थी? भारत को आजादी किसने दिलवाई? और फिर आजादी मिली तो लहूलुहान आजादी क्यों? काश अविभाजित भारत आजाद हुआ होता तो स्वतंत्रता का अर्थ ही बदल जाता। लेकिन जो स्वतंत्रता का अर्थ जो होना चाहिए था वो कॉमन पीपल तक नहीं पहुंच सका, और विभाजन इसका एक बहुत बड़ा कारण हो गया। तो अब ब्रिटिश हमें छोड़ने का निर्णय क्यों लिया?
और जब उसने छोड़ा तो बांटा क्यों और हम बटे क्यों? ये प्रश्न का जवाब अभी अधूरा रह गया है। इस प्रश्न का जवाब मैं एक दूसरे लेक्चर में आपको दूंगा। अभी यही समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।